Hello everyone and welcome to my channel Study with Sanam, and today we are going to do live processes. In live processes we are going to do excretion. लाइव प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं. उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इफ यू हैवंट वॉच्ड देम येट आई वुड एडवाइज दैट यू शुड वॉच देम फर्स्ट एंड देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वन एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइव प्रोसेसेस एक्सक्रीशन. सो फर्स्ट, what is excretion? Excretion का मतलब क्या होता है? The removal or elimination of toxic metabolic waste or other unwanted substances from the body, also bringing about osmoregulation or osmotic regulation, is called as excretion. क्या मतलब? जब हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो जाते हैं जो अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, वो एक अनवांटेड वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना, उनको बाहर फेंकना हमारी बॉडी से, जिससे ऑस्मोरेगुलेशन भी होती है और ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी होती है. ऑस्मोरेगुलेशन है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेटिंग the osmotic pressure of the body by controlling the amount of water and salt present in our body. हमारी बॉडी में कितना पानी और कितना नमक प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करना, ताकि हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बैलेंस रहे, कंट्रोल में रहे, उसको ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है. तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल or elimination of toxic metabolic waste or other unwanted substances from the body, also bringing about osmoregulation or osmotic regulation. So elimination, excretion का मतलब होता है हमारी बॉडी से उन अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हुए, सेपरेट आउट हो गए, उनको बाहर फेंकना हमारी बॉडी से. उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रहता है. दैट इज एक्सक्रीशन. सो हमारे this is your human's excretory system. This is the diagram of a human excretory system. So what does a human excretory system consists of? Human excretory system consists of kidney. Kidney का पेयर होता है, मतलब दो किडनीज होती है. So a pair of kidneys. A pair of kidney होता है आपका human excretory system में. This is a kidney. What is a kidney? हम पहले किडनी को ध्यान से समझते हैं. What is a kidney? A kidney is a bean shaped organ. ये bean shaped का होता है, राजमा की तरह दिखता है, right? You can see it is a bean shaped organ. bean shape की तरह दिखता है. It is a bean shaped organ and it is reddish brown और purplish in color. इसका color usually reddish brown या purplish होता है. So each kidney is retroperitoneal. What is retroperitoneal? Retroperitoneal मतलब जो पेरिटोनियम के पीछे, जो एब्डोमेन में आपके पीछे जो अटैच होते हैं ऑर्गन्स, जो पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, उनको रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं. सो ईच किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब दोनों किडनियां क्या होती है? रेट्रोपेरिटोनियम. एंड किडनीज आर एसिमेट्रिकली प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब ये दोनों किडनी जो है ना एक जैसी नहीं होती हैं, इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. So kidneys are asymmetrically present in our body. Each kidney is retroperitoneal. Kidneys are bean shaped. They are reddish brown or purplish in color. And in एक किडनी का जो होती है, एक किडनी यूजुअली जो होती है 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. यूजुअली 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड होती है and 2 to 3 centimeter thick होती है. So a usual kidney is 12 to 15 centimeter long, 5 to 6 centimeter wide, and 2 to 3 centimeter thick. So a usual kidney is, ये एक usual kidney होती है. So in a male, a kidney weighs more than a female. Males में किडनी का जो वजन होता है, जो weight होता है, वो female से ज्यादा होता है. So in males, the weight of a kidney is 150 grams, while as in females, the weight of a kidney is 135 grams. तो in a male, the kidney weighs more than a female. Male में किडनी का वजन होता है 150 grams, while as females में किडनी का वजन होता है 135 grams. So there are a pair of kidneys in a human excretory system consists of a pair of kidneys. Kidneys are bean-shaped organs. They are reddish brown or purplish in color. Each kidney is retroperitoneal. The kidneys are asymmetrically present in our body and they are present in the abdomen and are attached to the abdominal muscles at the back of the body.
एब्डोमेन में वो पीछे एब्डोमिनल मसल्स के अटैच्ड होती है हमारी, यहाँ पर हमारी किडनी जो होता है एब्डोमिनल मसल्स में हमारी पीछे. The kidneys are present in the abdomen and are attached to the abdominal muscles at the back of the body. And a kidney is usually 12 to 15 centimeter long, 5 to 6 centimeter wide, and 2 to 3 centimeter thick. And in a male, a kidney weighs more than a female. In a male, the weight of a kidney is 150 grams, while as in a female, the weight of a kidney is 135 grams. Hope the kidney is clear. Then we have kidney done. Then we have ureter. What are ureters? मैंने आपको बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गया, अपियर ऑफ किडनीज, देन अपियर ऑफ यूरेटर्स. हर एक किडनी का एक एक यूरेटर, तो 2 यूरेटर यानी अपियर ऑफ यूरेटर्स. सो यूरेटर क्या होते हैं? दे आर वाइट स्मूथ हॉलो ट्यूब्स होते हैं. ये वाइट होते हैं और स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं, और ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं. सो दे आर वाइट स्मूथ एंड हॉलो ट्यूब्स एंड दे आर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितने मीटर लॉन्ग होते हैं? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. And they are slightly, ureters are slightly bent at its lower end in order to prevent black flow of urine. Ureters जो होते हैं ना अपने lower end पे slightly bend होते हैं, ताकि जो यूरिन है ना वो वापस किडनी में ना जाए, ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर में ही जाए. इसको to make sure that the urine goes in the urinary bladder only, it does not flow back towards the kidney. So that is why ureters are slightly bent at its lower end in order to prevent black flow of urine. Ureters जो होते हैं वो अपने lower end पे slightly थोड़ा सा bend होते हैं, ताकि वो यूरिन का यूरिन के बैक फ्लो को prevent कर सके. So ureters, what are ureters? Ureters are wide, smooth, hollow tubes, and they are 25 centimeter long, and the ureters are slightly bent at its lower end, and in order to prevent backflow of urine. And ureters are made up of smooth muscles, and they enter the urinary bladder from behind. ये पीछे से आते हैं किडनी के, और urinary bladder को जो है behind से आते हैं. देखो यहाँ से ये behind से आते हैं और urinary bladder को enter करते हैं. Ureters done. फिर क्या होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इट इज अ पेयर शेप्ड डिस्टेंसिबल ऑर्गन. ये पेयर शेप का होता है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है, एंड दैट अकर्स इन द पेल्विक रीजन. ये हमारी बॉडी के पेल्विक पार्ट में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द pelvic part of our body. It's one side is narrow and the other, एक साइड इसका नैरो, यहाँ देखो एक साइड नैरो होता है और एक साइड वाइड होता है. So it's one side is narrow and the other side is wide. एक नैरो साइड होता है इसका और एक वाइड साइड होता है. इट कैन स्टोर अबाउट 450 ml to 600 ml ऑफ यूरिन. इसमें कितना यूरिन हम स्टोर कर सकते हैं? 450 ml से लेकर 600 ml तक यूरिन जो है इसमें स्टोर होता है. लेकिन क्या होता है, अभी इतना फिल ही नहीं हुआ होता, अभी थोड़ा ही फिल हुआ होता है, तो इंसानों को अर्ज होती है यूरिन की. सो दे फील दैट इफ यू विल नॉट गो टू वॉशरूम something will happen. So that is why urine जो है हम इसकी कैपेसिटी जितना हमें लगता है इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो ही ये थोड़ा बढ़ जाता है तो इंसानों को एक अर्ज होती है यूरिन की, and they have to rush towards the washroom. So urinary bladder can store 450 to 600 ml of urine, and they are made up of transitional muscles. Transitional muscle वो muscles होती है जो with time जो है अपना nature change कर सकती है. They are made up of transitional muscles. So urinary bladder done. After urinary bladder we have urethra. Yes. After urinary bladder we have urethra. यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स. जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो एक रिंग ऑफ मसल्स से गार्डेड होती है, या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट स्फिंक्टर. एंड द यूरेथ्रा का काम होता है, द यूरेथ्रा कैरी द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड. यूरिनरी ब्लैडर से बाहर यूरिन हमारी बॉडी से कौन निकालता है? यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर फीमेल्स में होता है और 4 to 6 centimeter males में होता है. Clear? So we will revise once again the excretory system. The human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and urethra.
So what are kidneys? Kidneys are bean-shaped organs which are reddish brown or purplish in color, and each kidney is retroperitoneal. Kidneys are asymmetrically present in our body, and a usual kidney is 12 to 15 centimeter long, 5 to 6 centimeter wide, and 2 to 3 centimeter thick. And in a male, a kidney weighs more than a female. In a male, the weight of a kidney is 150 grams, while as in a female, the weight of a kidney is 135 grams. Then we studied about ureters. Ureters, a pair of ureters. There are two ureters present in the human excretory system, and a pair of ureters is present in the human excretory system. Ureters are white, smooth, hollow tubes. They are made up of smooth muscles. They are 25 centimeter long, and they enter the urinary bladder from behind. Ureters are slightly bent at its lower end in order to prevent backflow of urine, ताकि यूरिन पीछे वापस किडनी में ना जाए. Ureters जो होते हैं अपने lower end पे थोड़ा सा bend होते हैं, right? Then we studied about urinary bladder. Urinary bladder, it is a pear-shaped distensible organ, and it is present in the pelvic region of the body. It can store about 450 to 600 ml of urine, but अभी इसमें थोड़ा ही store किया होता है. Human beings have an urge to urine, and they rush towards the washroom. And urinary bladder is wide at one end and narrow at another end, and they are made up of transitional muscles. Urinary bladder जो transitional muscles का बना होता है. Transitional muscles are those muscles which can change their nature. And urethra, it is a tube-like structure, and which takes the urine from the urinary bladder to outside, and the opening of the urethra is guarded by a ring of muscles or sphincter. And urethra is 2 to 3 centimeter in females, while as 4 to 6 centimeter in males. This is your human excretory system. Now we will study about the internal structure of a kidney. अब ये तो किडनी का हमने बाहर से देखा किडनी कैसी दिखती है. एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, reddish brown और purplish color में होती है. Abdomen, it is present in the abdomen and are attached to the abdominal muscles at the back of the body. मैंने आपको बोला ये सब तो हमने बाहर से देखा किडनी का, लेकिन अब अंदर से किडनी कैसे दिखती है, what is the internal structure of a kidney, वो हम देखेंगे. सबसे पहले इसमें रीनल किडनी के जो होते हैं 3 रीजन्स होते हैं. रीजन्स ऑफ अ किडनी, किडनी के 3 रीजन्स होते हैं. Kidney has 3 regions. First is renal cortex, other one is renal medulla, and the third one is renal pelvis. सबसे पहले हम renal cortex की बात करते हैं. जो renal cortex होता है ना, वो outer dark region होता है. ये जो renal cortex होता है, this is the outer dark region. ये जो आप renal cortex देख रहे हो. So renal cortex is the outer dark region of the kidney, which runs along the it's run along the ये जो circumference of the kidney के इर्द गिर्द ये होता है renal cortex. It is the darkest region. ये एक small stretch होता है, एक small stretch होता है जो kidney के circumference के इर्द गिर्द curvature के run along करता है. ये dark होता है. ये सबसे darkest region जो होता है kidney का, वो होता है आपका renal cortex. Renal cortex is the darkest region of the kidney, and it runs along the curvature of the kidney, and it is a small stretch. Renal cortex सबसे पहला region, सबसे darkest region, ये kidney के curvature के इर्द गिर्द होता है. This is renal cortex. Then we have renal medulla. Renal medulla दूसरा होता है, ये light होता है. ये सबसे बड़ा portion होता है kidney का, and it is renal cortex से थोड़ा सा light होता है, and it is the largest portion of a kidney. ये रीनल मेड्यूला. रीनल मेड्यूला में क्या होते हैं, ये ट्रायंगुलर पैचेस होते हैं. ये जो ये सारा रीनल मेड्यूला है. Renal medulla consists of triangular patches which are called as medullary patches or medullary pyramids. ठीक है? So renal medulla is the inner light, which is it is the longest region of the kidney, and it consists of triangular patches which are called as medullary patches or medullary pyramids. And जो ये medullary patches और ये medullary pyramids, आप कुछ भी बोल सकते हो, इनके बीच में आप ये spaces देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी spaces है. इन spaces को हम बोलते हैं loop of Bertini. Loop
of Bertini after the name of its discoverer. इसका नाम इसके discoverer पे पड़ा है. So the spaces between these medullary patches or medullary pyramids are called as loop of Bertini after the name of its discoverer. So renal medulla, it is the inner largest portion inside the kidney. It contains triangular patches called as medullary patches or medullary pyramids. The spaces between the medullary patches is called as the loop of Bertini after the name of its discoverer. तो फिर थर्ड आपका आता है रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस जो होता है ना, सबसे लाइटेस्ट रीजन, लाइटेस्ट पोर्शन होता है किडनी का. ये जो है, जो हीलियम है, हीलियम किसको बोलते हैं? हीलियम ना इसको बोलते हैं, यहाँ किडनी में देखो इसको हीलियम बोलते हैं. हीलियम वो रीजन होता है, आप देखो सारे पार्ट, चाहे वो यूरेटर हो, रीनल आर्टरी हो, रीनल वेन हो, वो यूरिनरी ब्लैडर हो, सारे इसी रीजन से कनेक्टेड है. तो हीलियम वो रीजन होता है जहां से सारे पार्ट्स ऑफ अ किडनी कनेक्टेड होते हैं. हीलियम इज सिंगुलर, हाइलस इज प्लूरल. तो हीलियम इसको बोलते हैं जहां से सारे रीजन्स ऑफ द किडनी कनेक्टेड होते हैं. सो रीनल पेल्विस जो होता है, इट इज द लाइटेस्ट रीजन. द हीलियम एक्सटेंड इनसाइड द किडनी इनटू अ फंड लाइक स्पेस. जो हीलियम एक फंड लाइक स्पेस में एक्सटेंड हो जाता है, उसी को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं. ये सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है और ये सबसे स्लाइटेस्ट होता है, सबसे लाइट होता है रीनल पेल्विस. तो तीन रीजन्स होते हैं किडनी के, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड renal pelvis. Renal cortex, renal medulla, renal pelvis. These are the three regions of a kidney. और किडनी के दो साइड्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स साइड होता है और एक कॉनकेव साइड होता है. यहाँ से ये सारे पोर्शंस जो आपके कॉन्वेक्स साइड में आते हैं और ये सारे पोर्शंस जो आपके हैं कॉनकेव साइड में आते हैं. हाँ, ओके. So once again we will revise. There are three regions of the kidney: renal cortex, renal medulla and renal pelvis. Renal cortex, it is the outer darkest region. It is the darkest region. It runs along the curvature of the kidney, and it is the dark, सबसे darker होता है, and it is a small stretch. Renal medulla is the inner lightest region, then renal cortex, and renal medulla is the largest region of the kidney, and it contains triangular patches also called as medullary patches or medullary pyramids, and the spaces between these medullary patches or medullary pyramids are called as loop of Bertini after the name of its discoverer. Then renal pelvis, it is the slightest portion of the kidney. Helium जो है एक fund shaped structure में अंदर expand हो जाता है, उसी को renal pelvis बोलते हैं, and it is the slightest portion of the kidney. Just a second. And it is innermost, ये सबसे अंदर होता है. So these are the three regions of the kidney. Kidney has two sides, convex side and concave side. Convex side में आपका renal cortex आता है, renal medulla आता है, renal pelvis आता है, और जो renal vein और renal artery वगैरह वगैरह वो concave side में होता है. Hilum क्या होता है? Hilum की definition में यहाँ पर लिखा देती हूँ. Hilum किसको बोलते हैं? Hilum बोलते हैं through which all the parts are connected of the kidney, through which all the parts of the kidney are connected. Hilum singular है, hilum का plurus hilus होता है, ठीक है? This is plural. Clear? Through which all the parts of the kidney are connected. जिससे सारे parts of the kidney connected होते हैं, उसको हाइलम बोलते हैं. देखो यहाँ पर सारे पार्ट्स इसी रीजन से कनेक्टेड है, तो उसको हम हाइलम बोलते हैं, और प्लूरल में इसको हाइलस बोलते हैं. सो इतना क्लियर है? हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं? द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट और अदर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, आल्सो ब्रिंगिंग अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन. और ऑस्मोटिक रेगुलेशन किसको बोलते हैं? Regulating the osmotic pressure of the body by controlling the amount of salt and water present in our body. तो हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा. क्या होता है? किडनीज होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, and we have urethra. These is the human. Then he studied about the internal structure of a kidney: renal cortex, renal medulla, renal pelvis. These are the three regions of the kidney. A kidney has two sides, one is convex side and the other is concave side. अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन किसको बोलते हैं. What is a nephron? Nephrons are the functional or the structural unit of a kidney. सबसे जिसपे पूरी की पूरी किडनी जिसपे टिकी हुई है, जिसपे पूरी की पूरी किडनी डिपेंड करती है, that thing is nephron. So nephron is the structural and the functional unit of a kidney. So there are millions of nephron जो किडनी में है थे,
एक सेकेंड, लेट मी रब इट. There are millions of nephrons present from the renal cortex to the renal cortex से लेके periphery of renal pelvis तक, renal pelvis की periphery तक millions of neurons present होते हैं. Millions of neurons. Neuron बोल रहे हैं, I'm very sorry, neuron नहीं है, it is the part of a brain. Neuron, it's nephron. So there are millions of nephrons present from renal cortex to the periphery of the renal pelvis. Nephron, okay? So there are millions of nephrons present from renal cortex to the periphery of the renal pelvis. तो millions of nephrons जो होते हैं present होते हैं renal cortex से लेकर renal pelvis तक, millions of nephrons. Nephron क्या होता है? एक structural and functional unit होता है किडनी का. और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन एक बारी एक नेफ्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, एक डैमेज हो गया, फिर हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते. वंस अ नेफ्रॉन इज डैमेज्ड, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. अगर एक बार नेफ्रॉन डैमेज हो गया, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. सो Nephrons are the functional and the structural units of a kidney. There are millions of nephrons from the renal cortex to the periphery of the renal pelvis. Once a nephron is damaged, it cannot be repaired. These are microscopic structures. ये microscopic structures होते हैं और पूरी की पूरी किडनी किस पे डिपेंड होती है? नेफ्रॉन पे डिपेंड होती है. हमने यहाँ पर देखा किडनी के स्ट्रक्चर में, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं और इसको रीनल वेन बोलते हैं. तो अब हम देखेंगे कि जब रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाती है तो फिर वो क्या उसके अंदर ऐसा होता है, फिर वो रीनल वेन बन जाती है. देखो, रीनल आर्टरी. Now what happens to the renal artery when it goes into the kidney? अब हम ये समझेंगे. रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टेरियोल्स. रीनल आर्टरी जो ही किडनी के अंदर जाती है वो आर्टेरियोल्स में टूटती है. जो आर्टेरियोल्स है वो फिर से टूटते हैं और एफरेंट आर्टेरियोल्स बनाते हैं. बात को समझो. सो रीनल आर्टरी जो है, व्हेन रीनल आर्टरी गोज इनटू द किडनी, इट ब्रेक्स इनटू, ये ब्लड वेसल्स होते हैं. आर्टेरियोल्स क्या है? दीज आर ब्लड वेसल्स. So when the renal artery goes into the kidney, it breaks down into blood vessels called as arterioles. Arterioles then again breaks down into afferent arterioles. फिर एक efferent arteriole. हर एक afferent arteriole जो है 50 capillaries में टूटता है. हर एक afferent arterioles 50 capillaries में टूटता है. और उन 50 capillaries को collectively हम बोलते हैं glomerulus. ठीक है? What do we call them? We call them glomerulus. 50 capillaries collectively are called as glomerulus. तो glomerulus है, फिर जो ये 50 capillaries है जो एक एक टूटता है, फिर ये मिलती है, फिर ये join होती है. यहाँ पर join होकर ये बनाती है efferent arteriole. Efferent arteriole फिर से टूटते हैं और बनाते हैं peritubular network. Peritubular network फिर से जुड़ता है और बनाता है venules. और venules finally बनाती है हमारी renal vein जो कि किडनी से बाहर आती है. देखो यहाँ पर समझो. ये है आपकी रीनल आर्टरी और ये आपकी रीनल वेन. तो जब रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाती है, इट ब्रेक्स इनटू ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स में टूटती है जिनको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स. एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है वो फर्दर फिर से टूटते हैं और बनाते हैं आपका आर्टेरियोल्स में टूटते हैं और आर्टेरियोल्स में से टूटते और बनाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स. फिर एक एफरेंट आर्टेरियोल टूटता है और बनाता है, एक एफरेंट आर्टेरियोल टूटता है और बनाता है 50 कैपिलरीज. एक मतलब हर एक टूटता है और एक एक बनाता है 50 कैपिलरीज. उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्लोमेरुलस. फिर जो 50 कैपिलरीज है वो जुड़ती हैं और बनाती हैं पेरिटिब्यूलर नेटवर्क. पेरिटिब्यूलर नेटवर्क फिर से टूटता है और बनाते हैं वीन्यूल्स. और वीन्यूल्स फाइनली बनाती है रीनल वेन जो कि फिर किडनी से बाहर आती है. रीनल आर्टरी किडनी में गई, ब्लड वेसल बनाया जिसको आर्टेरियोल बोलते हैं. आर्टेरियोल टूटता है, एफरेंट आर्टेरियोल बनाता है. एफरेंट आर्टेरियोल फिर से टूटता है और एक एफरेंट आर्टेरियोल एक एक टूटता है और 50 कैपिलरीज बनाता है. उन 50 कैपिलरीज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्लोमेरुलस. 50 कैपिलरीज जुड़ती हैं और एफरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं
जो कि फिर से टूटता है और बनाता है पेरिटिबुलर नेटवर्क। पेरिटिबुलर नेटवर्क बनाता है आपका वीन्यूल्स, और वीन्यूल्स फाइनली आपका बनाता है रीनल वेन, जो कि किडनी से बाहर आता है। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द रीनल आर्टरी व्हेन इट गोज इनटू द किडनी। क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन। जब एक रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाती है, वो ब्लड वेसल्स में टूटती है। उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स बोलते हैं। आर्टेरियोल्स जो है वो फिर से अंदर, ये सारा कहाँ हो रहा है? ये सारा किडनी के अंदर हो रहा है। जब एक रीनल आर्टरी किडनी के अंदर गई, ये सारी चीजें कहां पर हो रही है? किडनी के अंदर हो रही है। और फिर ये सारी चीजें होने के बाद बाहर क्या निकलता है? रीनल वेन बाहर निकलती है। सो रीनल आर्टरी जो है ब्लड वेसल्स में टूटती है, जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स फिर से टूटते हैं और बनाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है, एक एफरेंट आर्टेरियोल टूटता है और बनाते हैं 50 कैपिलरीज, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जुड़ते हैं और बनाते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल फिर से टूटता है और बनाता है पेरिटिबुलर नेटवर्क। पेरिटिबुलर नेटवर्क जुड़ता है और बनाता है वीन्यूल्स, और वीन्यूल्स फाइनली आपकी रीनल वेन बनाती है, जो किडनी से बाहर आती है। ये आर्टरी इसके अंदर गई, इसके साथ सब कुछ हुआ, और फिर ये यहाँ से जब इसके साथ ये टूट गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, फिर बाहर बनती है हमारी रीनल वेन। Clear? So renal artery goes into the kidney. It breaks into blood vessels called as arterioles. Arterioles again breaks into afferent arterioles. One afferent arterioles break into 50 capillaries, which are collectively called as glomerulus. Glomerulus together joins and form efferent arterioles. Efferent arterioles again break down into peritubular network. Peritubular network joins and forms venules, and venules ultimately forms the renal vein, which comes out of the kidney. Similar. Simple. Now we will study about the structure of a nephron. एक नेफ्रॉन जो कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिसपे पूरी की पूरी किडनी बेस्ड है। नेफ्रॉन क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और अगर एक बार एक नेफ्रॉन डैमेज हो गया, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड अगेन। दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब ये दिखता कैसे है, हम इसके बारे में समझते हैं। यहां पर देखो, how does a nephron look? नेफ्रॉन क्या होता है? देखो, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन, each nephron contains a cup shaped structure. ये cup shaped structure क्या होता है? One second. हाँ, each nephron contains a cup shaped structure. इस cup shaped structure को हम बोलते हैं Bowman's capsule. ये जो Bowman's capsule है, it tapers into a tube like, एक tube like structure में tapers होता है, and this tube then gets folded, और ये fold हो जाता है। इस fold को हम बोलते हैं proximal convoluted tubule, PCT short में बोलते हैं, ठीक है। So each nephron contains a cup shaped structure called as Bowman's capsule. Bowman's capsule tapers down into a tube-like structure, which then gets folded. This fold is called as proximal convoluted tubule, PCT short में बोलते हैं। Proximal convoluted tubule tapers down into a loop-like structure. इस loop को हम बोलते हैं loop of Henle. ये जो पूरा loop है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा loop, इस सारे loop को हम बोलते हैं loop of Henle. So the loop of Henle, इस वाले loop को हम बोलते हैं ascending loop, ascending limb, और इस वाले साइड को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इस वाले लूप को हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, और इस ऊपर वाले जाने वाले लूप को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। So what happens that each nephron contains of a cup-shaped structure called as Bowman's capsule. Bowman's capsule tapers down into a tube-like structure and then gets folded with, and this fold is called as proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule tapers down into a loop-like structure called as loop of Henle and forms the ascending limb. Then ascending limb, then it turns and move upward. ये turn होती है और ऊपर चढ़ती है ना, ये loop वही ascending limb, and forms the descending limb. The descending limb again gets folded to form distal convoluted tubule. ठीक है? To form distal convoluted tubule, DCT short में बोलते हैं, and the distal convoluted tubule finally ends into the collecting duct. Collecting duct में finally जो है distal convoluted tubule
एंड करता है और फिर यहाँ से यूरिन जो है हमारा फ्लो करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. ये जो इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्यों बोलते हैं? प्रॉक्सिमल यानी कि नियर, क्योंकि पास में होता है, और डिस्टल यानी कि फार. ठीक है. So this is the structure of a nephron. So and each nephron is composed of a renal corpuscle. एक renal corpuscle होती है इसमें, जिसको हम glomerulus बोलते हैं, within Bowman's capsule. एक proximal tubule होता है and an intermediate tubule, loop of Henle, a distal convoluted tubule, a connecting tubule, and cortical, outer medullary and intermedullary. ये nephron कैसा दिखता है? So each nephron consists of a cup-shaped structure called as Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर होता है आपका glomerulus. अब जो हमने यहाँ पे पीछे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पढ़ा ना, ये सारा जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ये ही यहाँ पर होता है. इसके अंदर आपका glomerulus होता है. यहाँ पर आपकी afferent arteriole होती है, यहाँ पर आपकी efferent arteriole होती है. ये जब नीचे जाती हैं यहाँ से आपका होता है ये peritubular network. So each nephron consists of a cup-shaped structure called as Bowman's capsule. Bowman's capsule tapers down into a tube-like structure, which then gets folded, called as proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule tapers down to form a loop-like structure called as loop of Henle and forms the ascending limb. Ascending limb then turns and moves upwards and forms the descending limb. The descending limb again gets folded and this fold is called as distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule finally ends in the conducting duct और वहां से यूरिन फ्लो होता है. यहाँ Bowman's capsule में आपका होता है glomerulus capillary network. जो मैंने बोला था वो 50 capillaries को हम collectively बोलते हैं glomerulus. This is that. ये आपकी efferent arteriole गई, ये आपकी glomerulus बनाया, ये afferent arteriole होती है, ये peritubular network बनाती है जो फिर टूटती है, फिर वेन्यूल और फाइनली वहां पे जाकर क्या बनाती है? रीनल वेन. रीनल वेन बनाती है. यहाँ से रीनल आर्टरी आती है और एंड में रीनल वेन बनाती है. आई होप दिस इज क्लियर. वंस अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि रीनल आर्टरी को क्या होता है जब वो किडनी में जाती है. व्हेन अ रीनल आर्टरी गोज इनटू द किडनी, व्हेन अ रीनल आर्टरी गोज इनटू द किडनी, it breaks into blood vessels called as arterioles. Arterioles again breaks into afferent arterioles. Afferent arterioles again, one afferent arterioles breaks into 50 capillaries collectively called as glomerulus. The glomerulus joins and forms the efferent arterioles. Efferent arterioles again breaks down into peritubular network. Peritubular network joins and forms venules, and then venules finally forms the renal vein. नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का. देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट फ्रॉम द रीनल कॉर्टेक्स टू द पेरिफेरी ऑफ द रीनल पेल्विस. एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है एंड वंस अ नेफ्रॉन इज डैमेज्ड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड अगेन. सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ cup shaped structure called as Bowman's capsule. Bowman's capsule tapers down and forms a tube like structure and then gets folded called as proximal convoluted tubule. PCT proximal का मतलब होता है near. ठीक है. And the proximal convoluted tubule tapers down to form a loop-like structure called as loop of Henle. जो loop of Henle होती है, loop of Henle and forms the ascending limb. यहाँ से ascending limb होती है, यहाँ से descending limb होती है. Loop of Henle ascending limb बनाती है and it then turns and moves upwards and forms the descending limb. Descending limb again gets folded and forms the distal convoluted tubule. Distal यानी कि far, DCT short में बोलते हैं. And the distal convoluted tubule finally ends in the collecting duct. यहाँ पर आपको glomerulus होते हैं, यहाँ से renal artery आती है, afferent arteriole बनाती है, यहाँ से peritubular और finally end में जाकर क्या बनाती है? renal vein. So we finished the excretion of life processes. Respiration and nutrition, I have already provided you both the lectures. The link is in the description box. My email ID is also in the description box. You have any doubt, you can mail me out there. And if you like the video, do not forget to like, share, comment and subscribe. Okay, I'll take your leave now. Thank you for watching the video.